नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक और उपन्यास की जिसका नाम है गबन। दीनदयाल तथा मानकी की पुत्री का नाम जालपा है। इससे पहले दीनदयाल के 3 पुत्रों की मृत्यु हो चुकी है। दीनदयाल का मानना है कि जालपा के लिए खिलौने लाना व्यर्थ है, इसलिए वह जब भी प्रयाग जाते उसके लिए कोई ना कोई आभूषण लेकर आते थे। उनकी बुद्धि में कभी यह बात ना आती कि जालपा को आभूषण के अलावा कोई और चीज़ भी पसंद आ सकती है। जालपा को आभूषण से प्रेम होने लगा। एक बार उसके पिता असली चंद्रहार लेकर आए अपनी पत्नी के लिए और जालपा को वह पसंद आ गया और उसने पिता से अपने लिए भी ऐसा ही चंद्रहार बनवाने को कहा। उसकी माँ ने कहा, तुम्हें यह ससुराल में मिलेगा। जालपा खुश हुई। उसे लगा ससुराल डरने वाला स्थान नहीं है, वहाँ उसकी सारी इच्छाएं पूरी की जाएंगी। अब वह विवाह का इंतज़ार करने लगी। बड़ी होने पर उसका विवाह दयानाथ के बेटे रमानाथ से हुआ। रमानाथ मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति था जो काम नहीं करता था। पिता की आय से घर चल नहीं पाता था, इसलिए घर में कोई भी संतुष्ट नहीं था। दयानाथ एक ईमानदार व्यक्ति थे और वह कभी रिश्वत नहीं लेते थे। विवाह के समय दोनों पक्ष बहुत खर्चा करते हैं। जब जालपा रमानाथ के जीवन में आती है तो रमानाथ उसे बता नहीं पाता कि वह मध्यम वर्ग का है और विवाह में जो खर्चा हुआ है वह भी उधार के रुपयों से हुआ है। गहने भी उधार के ही बनवाए गए हैं। जालपा को पति पसंद था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि शादी में चंद्रहार नहीं आया तो वह निराश हो जाती है, क्योंकि जीवन भर उसने चंद्रहार का सपना देखा था। वह ठान लेती है कि जब तक चंद्रहार नहीं मिलेगा वह अन्य आभूषण नहीं पहनेगी। इस बात से उसके ससुराल वाले निराश हो जाते हैं। दयानाथ चाहते थे कि घर की स्थिति जालपा को बता दी जाए, पर शर्म के कारण रमानाथ जालपा को यह नहीं बताता, उल्टा झूठ झूठ बोलता है और अपनी अमीरी की बातें बताता है। जालपा को लगता है जब घर में इतना पैसा है तो उसके लिए चंद्रहार क्यों नहीं बनवाया जाता। अब सर्राफ दयानाथ से पैसे मांगने आता है। दयानाथ चिंता में पड़ जाते हैं कि कैसे कर्ज उतारें और रमानाथ से कहते हैं, जाओ जालपा के गहने ले आओ और उसे घर की स्थिति बता दो, वह समझ जाएगी। रमानाथ चाहकर भी जालपा को यह नहीं बता पाता, क्योंकि पहले वह बड़े बड़े झूठ बोल चुका था। पिता बार बार जब उससे कहते तो रमानाथ गहनों का बक्सा चोरी कर पिता को दे देता और कहता कि यह गहने बेच दीजिए। घर में चोर चोर का शोर होता है। जालपा दुखी हो जाती है, लेकिन उसे लगता है कि उसका पति उसके लिए गहने बनवा देगा, इसलिए वह संभल जाती है। पत्नी के प्रेम में रमानाथ नौकरी की तलाश करता है और अपने मित्र रमेश को यह बताता है। रमेश विदुर है, चुंगी में काम करता है। वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। उसकी तरह ही वह जन्माष्टमी का त्यौहार भी मनाता है। वह रमानाथ को समझाता है कि यहाँ पर काम करो, यहाँ पर ऊपरी कमाई भी है, पर संयम से रहना, क्योंकि कर्ज व रिश्वत अच्छी चीज़ें नहीं हैं। रमानाथ ने नौकरी प्रारंभ कर दी। स्थिति अच्छी होने लगी। वह फिर जालपा को अपनी आय बढ़ा चढ़ाकर बताने लगा। जालपा खुश होती और उसे लगता अब गहने बन जाएंगे। रमानाथ गहने बनवाना चाहता था, पर उसकी इतनी आय थी नहीं। एक बार जालपा अपनी सहेलियों को पत्र लिखती है और उसमें वह यह बताती है कि उसे ससुराल में कितने दुख हैं। इतना पैसा होकर भी उसके लिए गहने नहीं बनवाए जाते हैं। वह मन से दुखी है। जब रमानाथ पत्र पढ़ता है तो उसे बहुत तकलीफ़ होती है और वह लेटर को पोस्ट किए बिना ही घर ले आता है। जालपा को भी बुरा लगता है कि उसने अपने मित्रों से ऐसी बातें साझा क्यों की और वह रमानाथ से लेटर पोस्ट करने के बारे में पूछती है।
रमानाथ कहता है कि उसने वह लेटर पोस्ट नहीं किया। जालपा कहती है, अच्छा किया, मैंने उसमें कुछ ज़्यादा ही लिख दिया था। रमानाथ कहता है, जब बुरा होगा वही तो लिखोगी। अब जालपा अपने पति से माफ़ी मांगती है। रमानाथ से पत्नी की तकलीफ़ देखी नहीं जाती। वह सर्राफ से उधार लेकर गहने बनवा देता है, जिससे जालपा खुश हो जाती है। अब यह कर्ज दिनों दिन बढ़ता चला जाता है और स्थिति ऐसी हो जाती है कि जालपा के मित्र के लिए भी कंगन बनवाने के पैसे वह उससे ले आता है। बढ़ते कर्ज के कारण और गहने बनवाने के चक्कर में वह एक दिन ऑफिस से 800 रुपये गबन कर लेता है। अब उसे अपराध बोध महसूस होता है और वह सारी बातें लिखकर जालपा को एक पत्र दे देता है और शर्मिंदगी के कारण वहाँ से दूर कलकत्ता चला जाता है। इधर जालपा यहाँ अकेली और परेशान होती है। अब वह सारी बात समझ चुकी होती है। वह गहने बेचकर गबन की सारी रकम भर देती है। वह दिन रात रामनाथ को ढूंढने में लग जाती है। इधर रमानाथ ट्रेन में एक खटिक बुजुर्ग से मिलते हैं जिनका नाम देवीदीन था। वह रमा को अपने घर ले जाते हैं और बेटे की तरह रखते हैं। रमा चाय की दुकान खोल लेता है और उसे जालपा की भी बहुत याद आती है। जालपा भी उसे ढूंढती है। अब रमानाथ की स्थिति अच्छी हो गई थी। वह जालपा के साथ नए सिरे से जीवन प्रारंभ करना चाहता था। वह सोचता था कि वह उससे क्षमा मांगेगा और ज़िंदगी आगे बढ़ाएगा, किंतु ऐसा हो न सका। रमा डरा हुआ था और पुलिस से भाग रहा था। पुलिस के शक के घेरे में आने पर वह पुलिस को सब सच बता देता है। जब पुलिस तहकीकात करती है तो उन्हें पता चलता है कि गबन का पैसा चुकाया जा चुका है। रमानाथ अब निर्दोष था, पर पुलिस को एक गवाह की तलाश थी जो फांसी पर चढ़ाए जाने वाले क्रांतिकारियों के विरुद्ध गवाही दे सके। वह रमानाथ को डरा धमकाकर उसे अपने जाल में फंसा लेते हैं और उसे सरकारी गवाह बना देते हैं। रमानाथ उनकी बातों में आ जाता है और उनके कहे के अनुसार वह क्रांतिकारियों के खिलाफ गवाही दे देता है, जिसके कारण एक क्रांतिकारी को फांसी भी हो जाती। रतन की राय से जालपा शतरंज का एक नक्शा तैयार करवाती है और अखबार में उसका विज्ञापन देती है। जो इसे हल करेगा उसे 50 रुपये का इनाम प्राप्त होगा। वह जानती थी कि रमानाथ ही यह नक्शा सुलझा सकता है। देवीदीन की मार्फत रमानाथ यह इनाम प्राप्त करता है। जालपा कलकत्ता पहुंच जाती है और वह भी देवीदीन के घर रहने लगती है। जब उसे रमानाथ की झूठी गवाही देने की बात पता चलती है तो उसे बहुत दुख होता है। उसे रमानाथ की बातें बुरी लगती हैं, लेकिन वह इसका प्रायश्चित करना चाहती थी। वह फांसी पर चढ़ने वाले व्यक्ति दिनेश के घर पर जाकर उसके परिवार की सेवा करने लग जाती है और अपने पति के पाप का प्रायश्चित करती है। रमानाथ को बहलाने फुसलाने मन लगाने के लिए पुलिस के आदमी जोरा नाम की एक नर्तकी को उसके पास भेज देते हैं। जोरा रमानाथ को अपने जाल में फंसाना चाहती थी, पर जब उसे महसूस होता है कि रमानाथ ऐसा व्यक्ति नहीं है तो वह उसकी मदद करती है और जालपा के साथ मिलकर स्थिति को सही कर देती है। पति के निधन के बाद रतन भी उनके साथ रहने लगती है। रमानाथ जज के सामने बयान देता है कि पुलिस ने उसे डरा धमका कर यह बयान दिलवाया और क्रांतिकारी निर्दोष हैं। पुलिस का भांडाफोड़ हो जाता है, क्रांतिकारी बच जाते हैं और रमानाथ को भी क्षमा कर दिया जाता है। अब रतन, जोरा, जालपा, रमानाथ, देवीदीन सब साथ मिलकर प्रयाग के गांव में रहने लगते हैं और
रमानाथ एक वैद्य बन जाता है। बीमार होने के कारण कुछ समय बाद रतन की मृत्यु हो जाती है। कुछ दिन बाद जोहरा भी गंगा की बाढ़ में बह जाती है। उनकी मृत्यु से रमानाथ और जालपा को बहुत धक्का लगता है। वह सागर किनारे घंटों बैठे और बातें करते थे। उन्हें आशा रहती कि जोहरा बाढ़ में बहने से बच गई होगी या वह जिंदा होगी, पर उनकी यह आशा धूमिल हो जाती है और जोहरा की सेवावृत्ति मूर्ति उनकी आंखों के चारों ओर घूमती रही और यहीं पर उपन्यास समाप्त हो जाता है।